हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी रे ऑप्टिक्स की दूसरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी अब तक पीआईक्यूज बने हैं, बोर्ड में आए हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मे बी ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। जो टेलीस्कोप होता है बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है बेटा देखो रिफ्लेक्टिंग, एक होता है रिफ्रैक्टिंग ना। ये पूछ रहा है विच ऑफ द टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ बेटर क्वालिटी। आपको बताना है कि कौन सा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे के। उसका आंसर बताना है आपको, गिव योर आंसर। ठीक है, देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले। यहाँ पे टेलीस्कोप का मेन मोटो क्या होता है। टेलीस्कोप का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। मतलब जो दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे कि प्लेनेट हुए, स्टार्स हुए, उन्हें जो देखने के काम आता है उसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। ठीक है बेटा, ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग, एक होता है रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग वाले में मिरर यूज करते हैं जब बनता है, और रिफ्रैक्टिंग वाले में लेंस यूज करते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है वो दो तरह का होता है, एक होता है न्यूटोनियन, एक होता है कैसग्रेन। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग वाला भी दो तरह का होता है, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक होता है टेरेस्ट्रियल। देखो बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है कि जो ग्राउंड टू स्पेस में देखता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है वो आपका ग्राउंड टू ग्राउंड देखता है, जिसे हम बेसिकली दूरबीन बोलते हैं ना, वो होता है टेरेस्ट्रियल वाला। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है आपकी, ये तीनों आपके सिलेबस में है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा कि इन दोनों में से, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग में से कौन सा अच्छा है, कौन सी आपको अच्छी इमेज क्वालिटी देता है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगले भी क्वेश्चंस में कुछ यही सेम आंसर क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा होगा कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप। बेसिकली क्या है कि रिफ्लेक्टिंग वाला अच्छा होता है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग के, ओवर रिफ्रैक्टिंग। तो मैं आपको यही समझा देता हूँ इसके बारे में, आगे जाके आसानी रहेगी फिर। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्टिंग वाले, मिरर वाले अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू लेंस की। पहली एडवांटेज क्या है बेटा, एक इसमें टर्म है स्फेरिकल एब्रीवेशन। स्फेरिकल एब्रीवेशन, देखो स्फेरिकल एब्रीवेशन क्या होता है पहले मैं ये समझा देता हूँ कि स्फेरिकल एब्रीवेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके पास बेटा एक लेंस है, सपोज करो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ से ना इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज आ रही है। मतलब सोर्स कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे है, रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना। आपको पता है कि ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये बेटा इमेज बनाएगा इसके फोकस पे, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि रेज जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कहाँ मिलती है, फोकस पे जाके मीट करेगी ना। और फोकस हमारा क्या है, एक सिंगल पॉइंट है ना। जैसे ही आप, ये रे जो है क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा, ये रे कन्वर्ज करके ऐसे ऐसे मिलाता है। इसने जो है सारी रेज को, कुछ और रे आ रही है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो सब यहाँ क्या करेगी, फोकस पे जाके मीट कर जाएगी ना, ऐसे बनेगी इमेज ना। आप ऑब्जर्व करते हो कि लेंस वाले केस में फोकस तो एक सिंगल पॉइंट था पहले ना, लेकिन जैसे ही सारी रे मीट करती है तो वो पॉइंट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, ऐसे थोड़ा फैल जाता है इस तरह ना। पहले सिंगल पॉइंट था और ये थोड़ा सा चौड़ा हो गया पॉइंट ना, मतलब इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो गई, ब्लर हो गई ना, एज कम्पेयर टू पहले वाले की। यदि सिंगल पॉइंट पे बहुत सारी रेज आ रही हो और एक गिवन थोड़े से ज्यादा बड़े एरिया में रेज आ रही हो, तो थोड़ा सा क्या होता है, इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रीवेशन ना, जो कि किस में होता है, लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता ये। क्योंकि मिरर में क्या होता है, मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, सपोज करो दैट इज कॉनकेव मिरर ना, जो आउटसाइड से पॉलिश होता है। यहाँ से सारी रेज आ रही है ये ना, ये रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मैंने चार रे दिखा दी, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये रे सारी टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से पास आउट होती है। तो ये फोकस से एक सिंगल पॉइंट से पास होती है, ऐसे निकलती है ये रेज ना। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो फोकस है वो ब्लर नहीं होता, एक सिंगल पॉइंट पे ही रहता है, पॉइंट इनसाइड ना। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो स्फेरिकल एब्रीवेशन है वो किस में होती है, मिरर में होती, लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती। दैट इज द एडवांटेज ना, ये फायदा है हमें इस पे ना। तो क्यों, क्या होता है कि लेंस में हमें एक ही पॉइंट पे इमेज जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती एज कंपेयर टू लेंस मिरर के। ठीक है, पहला तो होता है स्फेरिकल एब्रीवेशन, दूसरा है बेटा क्रोमेटिक एब्रीवेशन। क्रोमेटिक एब्रीवेशन, क्रोमेटिक एब्रीवेशन क्या होता है कि कलर से रिलेटेड है ये ना। आपने पढ़ा होगा विबग्योर ना, कि जो लेंस है आपका, वो यदि उस पर कोई लाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट, आप ऑब्जर्व करते हो कि वो 7 कलर्स में उसको डिवाइड कर देता है। लेकिन जब 7 कलर की लाइट जो है उसमें पड़ेगी तो क्या होता है, जब फाइनली इमेज मिलती है हमें, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि वहां पे जो है कुछ ना 2-3 कलर आपस में इकट्ठे होके एक सिंगल कलर की लाइट तो नहीं मिल रही,
कि इंटेंसिटी कम या ज़्यादा दिखाई देगी आपको, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लरिंग नज़र आता है कि सारे कलर मिलके ना, जैसे रेड और ब्लैक मिलके मान लो ब्लैक बना देते हैं तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, इस तरीके से हो जाता है आपका ना। लेकिन ये किस में होता है, मिरर में होता है, लेंस में होता है, ये मिरर में नहीं होता है। इसलिए क्रोमेटिक एब्रीविएशन भी किस में होती है, लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती है। इसलिए मिरर वाले जो है टेलीस्कोप अच्छे होते हैं। स्फेरिकल एब्रीविएशन भी किस में होता है, लेंस में होता है, मिरर में नहीं होता है। तो दो चीजें तो ये होगी एडवांटेज ना। तीसरा वाला कि जो इसका कोस्ट है ना, कोस्ट और जो इसका स्ट्रक्चर है या जो इसका बैलेंस करने का वो है, इसे आप जो मिरर होते हैं, आपको मिरर को आपको पता है कि वन साइडेड पॉलिश होता है आपका मिरर ना, तो मिरर को आप जितना भी चाहे बड़ा बना सकते हैं क्योंकि पीछे सपोर्ट है आपका ना। लेकिन आप जो लेंस है आपका, लेंस में तो आपको रोकने के लिए केवल आपके पास दो ही पॉइंट्स होते हैं, एक टॉप वाला ये वाला हिस्सा, एक ये लास्ट बॉटम वाला ना, क्योंकि लेंस में क्या है दोनों सरफेस आपके काम करते हैं रिफ्लेक्टिंग वाले ना, इसलिए लेंस को ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते आप ना। और जो कॉस्ट होती है लेंस की थोड़ी सी हैवी पड़ती है एज कम्पेयर टू इसके मिरर के ना। तो ये बेटा तीन एडवांटेज है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप अच्छा होता है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप के ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको ये लिखना था, जस्टिफाई योर आंसर, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग के। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल एब्रीविएशन की वजह से, या क्रोमेटिक की, या फिर कोस्ट और बैलेंस उसमें अच्छा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो मैंने यहाँ बताया था आपका कौन से वाला होता है, ये रिफ्रैक्टिंग ना। व्हेन इमेज शोइंग इमेज फॉर्मेशन इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। देखो बेटा मैं आपको एक बात समझाता हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन क्या होती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन का मतलब होता है कि जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने ना, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। राइट इट्स एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन पावर। आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है जब आपकी इमेज कहाँ मिल रही हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट में। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट देता हूँ, या इसी क्वेश्चन को पूरा सोल्व भी कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, दो लेंस होते हैं आपके ना, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, किसमें क्या है, दो लेंस है, एक होता है बेटा आई पीस, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो लेंस जो नियर अबाउट ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। आई पीस होता है कि जो आईज के पास रखा जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं आई पीस। दोनों ही किसके, कॉन्वेक्स लेंस के बने होते हैं, दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो लार्ज फोकस का बना होता है। ये भी क्वेश्चन आगे आएगा कि वाई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज मोर देन द आई पीस, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो लार्ज फोकस का ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ आई पीस जो है वो स्मॉल फोकस का होता है। अब होता क्या है, यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में ना, सो इसमें यही वाला केस कर लेते हैं। इफ इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब ये है बेटा क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास दो लेंस है आपके पास ना, और जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बड़ा है, उसकी जो अपर्चर है या जो उसकी फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे ऐसे बना लेंगे। ये मान लो आपका लेंस है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस ना। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहीं पे साथ में मैंने छोटा सा लेंस लगा दिया एक, दैट इज स्मॉल लेंस एज कम्पेयर टू इसके ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये हमारा हो गया आई पीस। अब आपको पता है कि यार जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है ना। तो यदि रेज इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्टिव पे आएगी तो वो इमेज कहाँ बनाएगी, वो इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनाएगी इमेज ना। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले ना डायग्राम अच्छा बनाने के लिए आप ना एक काम करेंगे, एक रे खींचेंगे आई पीस के सेंटर से होते हुए ना। ये आपने रे खींची, अब आपका डायग्राम अच्छा बनेगा। देखो कैसे, आपने ये ऑब्जर्व कर ली लाइंस ना, क्योंकि बाद में ना एंगल का प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है पहले से ना। आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव की इमेज बने ना। तो यहाँ से आपने दो रे लिए ऐसे, एक रे सीधी सेंटर से पास आउट हो गई, जो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, एक नंबर रे। एक रे और ले लेते हैं, देखो बेटा दोनों रे आपस में पैरेलल है, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है रेज ना। ये इस ऑब्जेक्टिव पे पड़ी, ये क्या काम करेगा, इसकी इमेज जो है फोकस पे बना देगा, इसने डाइवर्ट करके फोकस पे बना दी। तो ये हमारी इमेज बन गई बेटा ए डैश और बी डैश। ये कहाँ बनी, फोकल लेंथ पीस पे एफ नोट पे ना, ये फोकस पे आ गई हमारी इमेज। ये किसने इमेज बनाई है, ऑब्जेक्टिव वाले ना। उसके बाद ये दोनों रेज यहाँ जाके टकराएगी, ये यहाँ जाके टकराएगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप इसे यहाँ डाइवर्ट करते हो, आपका कहाँ बन रहा है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है ना।
आप जब इनको डाइवर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से डाइवर्ट करना कि बोथ रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर, दोनों रे पैरेलली जानी चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे मेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आईज होती है, ये आपकी आईज है बेटा, ठीक है। यहाँ से आप उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया इसका, कि जब आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो। और जो ये इमेज है, किसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी। तो ये इमेज काम करती है आईपीस के लिए, ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ आ जाएगा यू ई, दैट इज द यू ई, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, दोनों लेंस के बीच की जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस है ना, दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन को एल से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ बोलते हैं इसको ना, ट्यूब लेंथ। तो जो एल है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एफ नोट प्लस यू ई। इन दिस केस ना, जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो क्या हो जाएगा, ट्यूब लेंथ एफ नोट प्लस यू ई। एक और बात ऑब्जर्व करना, देखो यहाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, आईपीस के लिए। और इन्फिनिटी पे कब बनती है, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे ना। तो जो आपका यू ई है वो भी यहाँ एफ ई के बराबर होना चाहिए। तो जो ये इमेज हमें एडजस्ट करना है, इन दोनों के बीच को, ट्यूब लेंथ को एडजस्ट करना है हमें, दोनों के बीच में एक स्क्रू होता है, उसे हिला के हमें एडजस्ट करके क्या करना है, कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है आपका कहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनाएगा वो फोकस पे तो बनेगी जरूर एफ नोट पे, लेकिन वो एग्जैक्टली एफ ई के फोकस पे भी आनी चाहिए, दोनों के बीच में, इधर एफ नोट होना चाहिए, इधर आपका एफ ई होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जो ट्यूब लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, इन दिस केस दिस विल बी एफ नोट प्लस एफ ई, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। ये तो डायग्राम था इसका ना। आगे पूछा गया था इसी में कि राइट इट्स मैग्निफिकेशन पावर ना, इसका केवल फॉर्मूला नोट डाउन करना है आपको कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी इसकी, कब, यदि इमेज कहाँ बनती हो, इन्फिनिटी पे। तो इसका मैग्निफिकेशन होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन ना, तो उसका आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना है बस केवल, दैट विल बी एफ नोट बाई एफ ई। ये फॉर्मूला, ये नहीं पूछा है कैसे आता है, केवल ये लिखा है कि राइट डाउन द फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस का एफ नोट बाई एफ ई। अगले क्वेश्चन पे आओ। 2018 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन टू एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर ए रिफ्रैक्टिंग टाइप। देखो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको बेटा, स्फेरिकल एब्रीवेशन और क्रोमेटिक एब्रीवेशन, या फिर कोस्ट और वैलेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको एडजस्टेबल हो, जो आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। आपको ना एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है ना उसके बारे में बताना है, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना है। तो देखो जो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ हम लेते हैं बीटा बाई अल्फा, और बीटा क्या होता है, दैट इज डिफाइंड एज एंगल मेड बाय द रेशियो ऑफ एंगल मेड एट द आईज बाय इमेज। जो इमेज आपकी आईज पे एंगल बनाती है, कब बनाती है, फॉर्म एट इंफिनिटी। जो इमेज कहाँ बनी हुई है, इंफिनिटी पे बनी है, विद रेस्पेक्ट टू एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट डिस्टिंक्ट विजन ना, जब वो 25 सेंटीमीटर पे हो। दैट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है बेटा ये ना, कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल मेड एट द आईज बाय द इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी विद रेस्पेक्ट टू एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डिस्टिंक्ट विजन। जैसे मान लो इस वाले में मैं आपको समझाऊं ये चीज ना, तो देखो एंगल मेड, इमेज कहाँ आपकी, इमेज तो फाइनल इंफिनिटी पे बन रही है इस वाले डायग्राम में, तो आपका ये तो बीटा हो जाएगा भाई, जो एंगल इंफिनिटी पे बना रहा है। और इमेज कहाँ से आ रही है, और यहाँ पे भी इंफिनिटी से आ रही है इस वाले केस में, तो दैट इज अल्फा ना। आगे क्वेश्चन में पूछा है ये तो, लेकिन उसका डायग्राम तो ध्यान रखना टेलीस्कोप वाला, वो मैं जो आपको बता रहा था इसमें, यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम है, ठीक है। वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। ये बोल रहा है कि जो दोनों ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होते हैं, एक होता है आई पीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव ना, दोनों की जो मैग्निफिकेशन पावर है, या मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपके पास ना, ये पूछ रहा है दोनों जो है आईपीस और जो ऑब्जेक्टिव है उनकी जो फोकल लेंथ है वो कम क्यों लेते हैं। उसके पीछे रीजन है एक ना, कि जो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें मिलता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो मिलता है हमारे पास माइनस का एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। ये तब मिलता है कि जब आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो आपके ना। यदि इन्फिनिटी पे नहीं बने इमेज, डिस्टिंक्ट विजन पे बने, तो जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिलता है बेटा, वो मिलता है एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई।
ये कब है? जब आपका डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनेगी। और ये वाला कब है? जब इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। अब ये बोल रहा है कि देखो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस लाइन से कि जो मैग्निफिकेशन है वो इनवर्सली है बेटा एफ नॉट और एफ ई के ना। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एफ नॉट यदि ज्यादा होगा, फोकल लेंथ दोनों की ही ज्यादा होगी, एफ नॉट और एफ ई, आई पीस की भी और ऑब्जेक्टिव की भी, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि मैग्निफिकेशन क्या होगी? कम होगी। लेकिन यदि मैं फोकल लेंथ कम रखूंगा तो ऑटोमेटिकली मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें मैग्नीफाइंग इमेज मिले ना, हमें ज्यादा सारा मैग्निफिकेशन मिले, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हमें एक लार्ज इमेज दिखाई दे ना। तो हम क्या करते हैं? फोकल लेंथ को कम रखते हैं बेटा, एज कम्पेयर दोनों की आईपीस की फोकल लेंथ हम कम रखते हैं और ऑब्जेक्टिव भी कम रखते हैं टू गेट द लार्ज मैग्निफिकेशन। तो आप किसका आंसर क्या लिखेंगे? टू गेट द लार्ज मैग्निफिकेशन। तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्निफिकेशन को कम रखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखो पढ़ लेते हैं फटाफट से। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पता है 150 सेंटीमीटर है। एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस भी पता है हमें, कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो हमने पूछ रहा है कि भाई जो मैग्निफिकेशन है जब वो नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन है, इसका मतलब क्या है कि जब इमेज कहाँ बन रही है बेटा? इन्फिनिटी पे ना, तो उसमें मैग्निफिकेशन क्या होगी? तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नोट बाई एफ ई होता है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली पोजीशन का, तो 150 बाई 5, दिस विल बी 30। तो बेटा जो मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई वो कितनी मिली? 30। पहले का काम निकल गया हमारा, पूरा इतना पार्ट हो गया। आगे पूछा गया इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू ए 100 मीटर टॉल टावर। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये बोल रहा है कि 100 मीटर आपके पास टॉल टावर है एक ना, जो कितनी दूरी पे रखा गया है? विच इज 3 किलोमीटर अवे ना। आपके पास ये गिवन है 3 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है? 3 किलोमीटर का मतलब है आपके पास यू गिवन है बेटा, कि आपका जो यू है इनिशियली ऑब्जेक्टिव के लिए वो कितना है? 3000 मीटर है। फोकल लेंथ ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्टिव की पता ही है 150 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो, आप ये निकाल लो कि ये इमेज कहाँ बनाएगा। तो आप यहाँ से वी नोट निकाल लीजिए कि जो टोल टावर आपका कितने का है? ये आपका 100 मीटर जो लंबा टोल टावर है, इसकी इमेज कितनी दूरी पर बनाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस ना। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला लगा दिया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला। आप इसे यहाँ सिंप्लीफाई करो, 1/150 इक्वल टू 1/3000। v होता है आपका, सॉरी यहाँ v लिख लिया हमने, v नोट माइनस 1/3000। और ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा? u आपका नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ से आप बेटा 1/v नोट निकाल लो, 1/150 माइनस 1/3000, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी v नोट की वैल्यू निकलेगी सिंप्लीफाई कर पे, ये बेटा मिलेगी मेरे पास नियर अबाउट 1.5 मीटर ना। तो मेरे को मिल गया कि जो आपकी इमेज बनाएगा ये वो कहाँ बनाएगा? 1.5 मीटर बाद बनाएगा, ठीक है। अब मुझे इमेज तो मिल चुकी है इसकी कि भाई कहाँ बन रही है ना। अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि जो बेसिकली मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और एक होता है हमारे पास v अपॉन u वाला फॉर्मूला। तो इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव दिस विल बी v नोट बाय u नोट हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से वैल्यूज, तो आप इजिली हाइट निकाल सकते हैं। देखो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता ही है कितनी है, 100 मीटर है। तो यहाँ तो आपका नीचे 100 आ गया। हाइट ऑफ इमेज आपको पूछा गया है कि भाई जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी बनेगी, तो यहाँ आई लिख देते हैं। वी नोट आपके पास आ चुका है 1.5, डिवाइड में आ गया कितना बेटा? हमारे पास जो है यू की वैल्यू पता ही है 3000 ना। तो यहाँ से आप जो है एच आई निकाल सकते हैं, जो इमेज की हाइट आएगी वो क्या आ जाएगी? 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 3000। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 जीरो कट गए यहाँ से, तो 1.5 बाई 30, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.05 मीटर। तो आपका जो फाइनली इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी बेटा? 0.05 मीटर, या वी कैन से 5 सेंटीमीटर ना। तो जो आपकी हाइट ऑफ इमेज आएगी, जो टॉल टावर है आपका जो 3 किलोमीटर दूर रखा गया है, उसकी इमेज कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक, मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट की बनेगी इसकी इमेज, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1.25। यहाँ कर लेते हैं इसको। आपके पास जो दो लेंस गिवन है, एक की फोकल लेंथ है बेटा 1.25, एक की है
5 सेंटीमीटर टू डिजाइन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इफ इट इज डिजायर टू हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ 30, आपके पास जो पूरी नेट मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो कितनी गिवन है, 30 गिवन है हमें ना। और मैग्निफिकेशन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपको बताओ तो बेटा, ये होता है वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये मैंने पीछे लिखा था अभी कि जब यदि आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, एक डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनती हो, तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई ना। तो पहले एक बार एक काम करो, आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ने से पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो यहीं से ना। यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, अब देखो डी तो आपको पता ही है ऑलरेडी कितना है। इफ इट, हमें फोकल लेंथ भी गिवन थी किसकी 1.5 है और 5 है ना। आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका वो छोटा होता है हल्का सा एज कंपेयर टू आईपीस के ना। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर है और आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 30 इज इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट। वी नोट तो पता ही नहीं हमें ना, हमें यू नोट पता है। 1 प्लस डी आपका 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई एफ ई की वैल्यू आपके पास 5 है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए फटाफट से, ये कितना बनेगा 5 25 30 अपॉन 5 6 आ गया। तो बेटा ये आ गया वी नोट बाई यू नोट इंटू 6 आ गया। तो मेरे पास ये यहाँ से 6 से ये 5 कट जाएगा, तो जो मेरे पास वी नोट आया दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ यू नोट। एक रिलेशन मेरे को ये मिल गया यहाँ से ना, ठीक है। पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की सेपरेशन बतानी है। देखो यदि मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाऊं इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये एक लेंस छोटा है ये वाला, दूसरा लेंस बड़ा होता है इसमें ना। ये है आपका ना, ये ऑब्जेक्टिव है आपका पहला लेंस, दूसरा आपका क्या है बच्चे ये आई पीस है आपका। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये यहाँ से 2 रे निकलेगी, मान लो एक रे निकली ये, दूसरी रे निकली ये, इन्होंने इमेज यहाँ बना दी इसकी ना, ठीक है बेटा। ये आपका वी नोट हो गया, ये आपका यू नोट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये इमेज जो आई है ए डैश बी डैश ना, ये काम करती है इसके लिए ऑब्जेक्ट का और डिस्टिंक्ट डिवीजन पे इमेज बनानी है, तो दैट इज यू ई हो जाता है हमारे पास ना आई पीस की सेपरेशन ना फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट से ना। ये इसे आगे बढ़ेगी, यहाँ पे ये लाइन ऐसे जाएगी। जब दोनों को आप डायरेक्टली खींचेंगे पीछे की तरफ तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो आपकी इमेज है वो यहाँ कहीं बनती है आपकी ना, जब पीछे ले जाते हो आप ऐसे करके ना, ये आपकी इमेज यहाँ बन गई ना, ठीक है बेटा। ये डिस्टिंक्ट डिवीजन पे आपकी इमेज बना दिया आपने डी पे ना, जो आपका वी ई है वो किसके बराबर है डी के ना। तो जो दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन है विच इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ ना, तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगा यू नोट प्लस यू ई, ये हमें पता है सॉरी वी नोट ना, ये हमारा वी नोट है ना, वी नोट प्लस यू ई, तो मेरे को ये निकालना है। तो मेरे को यदि मैं एल फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मेरे को निकालना पड़ेगा बेटा वी नोट पहले और फिर यू ई ना। तो वी नोट और यू ई कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो यदि मैं ऑब्जेक्टिव वाले केस में देखूं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ना। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पता है बेटा मेरे को 1.25 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास वी नोट और यू नोट का रिलेशन आ गया है। यदि मैं यहाँ से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू का फॉर्मूला लगाता हूँ 1 अपॉन एफ नोट वाला, देखो सारी वैल्यूज आपको पता है, आप यहाँ पे फटाफट से इसकी वैल्यू पुटअप करनी शुरू कर दो। वी नोट की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 5 यू नोट माइनस 1 अपॉन यू नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नोट। ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपका यू नोट जो है क्या है लेंस के इस तरफ है, 1 अपॉन एफ नोट क्या है बेटा 1.25 ना। अब यहाँ इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हो, तो जो यू नोट की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ गई बेटा 1.5 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू मिली, यू नोट आ गया हमारे पास। अब वी नोट निकाल लेते हैं, तो वी नोट की वैल्यू तो 5 गुनी हो जाएगी इससे, 5 इंटू 1.5 दिस विल बी 7.5 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो मेरे को मिल चुकी है वी नोट ना, ठीक है, जो मेरे को चाहिए थी। तो वी नोट हमारे पास कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अब हमने दोबारा से लेंस फॉर्मूला लगा दिया, इस बार हमने आई पीस के लिए लगा दिया, ठीक है। तो आई पीस के लिए हम जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे फॉर आई पीस तो क्या बनेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस सा गेन होगा आप लोगों का, ठीक है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। आई पीस के लिए है तो दिस विल बी यू ई यू एफ ई, ये हो जाएगा आपका। सारी वैल्यू पुटअप करो,
आपको पता है इमेज कहाँ बन रही है, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है, तो -25 हो गया ये आपका 1/UE, 1/FE आपको गिवन है बेटा 5। तो यहाँ से आपका UE कैलकुलेट कर लो, तो UE की वैल्यू आएगी आपके पास 25 डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे काटा बेटी करके जो भी आएगा आपको, देखो UE मिल गया, VE मिल गया, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो बेटा एल की फॉर्म में, जो हमें चाहिए था 7.5 प्लस 25/6। तो आपका सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर 11.67। दोनों लेंस के बीच की जो ट्यूब लेंथ है, जो सेपरेशन है वो कितनी है 11.6। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, राइट इट्स टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन तो मैं बता चुका हूँ, वही एक बेसिकली एडवांटेज ना एक तरह से, कि जो आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप है उसमें लेंस यूज करते हैं, और लेंस में क्या होता है कि जो क्रोमेटिक एब्रीवेशन है वो दिक्कतें पैदा करती है। पहली बात तो ये लिमिटेशन है उसकी, उसमें स्फेरिकल एब्रीवेशन भी होती है। तीसरी बात क्या है कि जो उसमें डिफिकल्ट होता है उसको रोकना ना, क्योंकि इतना बड़ा साइज का लेंस होता है और थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है, एक्सपेंसिव होता है, ये तो इसकी लिमिटेशन है। ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। देखो रिफ्रैक्टिंग बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन, एक होता है कैसग्रेन ना। मैं दोनों आपको यही समझा देता हूँ, आप इनमें से किसी भी एक का डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे ना, न्यूटोनियन वाला या फिर कैसग्रेन वाला। ठीक है, न्यूटोनियन में क्या होता है कि ये क्या करता है, न्यूटन ने क्या किया, जो आपका ऑब्जेक्टिव लिया था उसने एक कॉनकेव मिरर लिया आपका ये ना। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब यहाँ से इसके जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, बोथ आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी से जो रे आएगी वो कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से ये सारी रेज कैसी है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कहाँ बनेगी, ये फोकस पे जाएगी ना। जैसे ये फोकस पे जाती है मीट करके ना यहाँ से, तो ये क्या काम करता है, फोकस पे जाने से पहले ही यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देता है 45 डिग्री में टिल्ट करके हल्का सा। यहाँ पे इसने प्लेन मिरर प्लेस कर दिया, ये इसका प्लेन मिरर है बेटा। ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया आपका। ये भी पूछ लेता है कई बार ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री ना। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव की तरह, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह बिहेव करता है इसका ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, जो किसने किया था, न्यूटन ने ना। ये रे जैसे यहाँ टकराती है, यहाँ टकराई तो ये डाइवर्ट होकर इधर आती है, ये वाली रे टकराए डाइवर्ट होकर इधर, यहाँ टकराए इधर, यहाँ टकराए इधर ना। सारी रे डाइवर्ट होकर प्लेन मिरर से कहाँ जाती है बेटा, नीचे की तरफ आ जाती है। और यहाँ क्या रखता है, यहाँ ये आई पीस रखता है, मतलब आपका कॉन्वेक्स लेंस रखता है आपका ये। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने पास जो है आईज लगी रहती है, यहाँ से वो ऑब्जर्व करता है चीजों को ना। तो ये हमारा न्यूटोनियन का डायग्राम है। इसी में कैसग्रेन ने क्या किया था, कैसग्रेन ने क्या काम करा बेटा, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। उसने क्या काम करा, रिफ्रैक्टिंग पूछा है ना क्वेश्चन में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पूछा है कि रिफ्रैक्टिंग, बेटा एक बार ढंग से देख लो, रिफ्रैक्टिंग ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग में क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग में आपके लेंस, सॉरी इसमें तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला बनना था डायग्राम ना। तो देखो ध्यान रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ रिफ्लेक्टिंग वाले ना। ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ जो दोनों न्यूटोनियन और कैसग्रेन ना, वो किसके हैं, रिफ्लेक्टिंग के पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई। तो रिफ्लेक्टिंग के पार्ट है न्यूटोनियन और कैसग्रेन ना। कैसग्रेन ने क्या किया था, उसने इसी डायग्राम को दो टुकड़ों में कर दिया बस केवल ना। इसने जो ये लेंस लिया, ये जो मिरर लिया था ना कॉनकेव वाला मिरर न्यूटन ने, उसने इसको दो भागों में तोड़ दिया। और जब यहाँ से ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, जब यहाँ से इमेज आती है इन्फिनिटी से, तो आपको पता है ये रे कहाँ जाएगी, ये वापस मीट करेगी प्रिंसिपल उसके फोकस पे टकराने के बाद ना। ये क्या काम करता है, यहाँ पे फोकस पे टकराने से पहले ही यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर यूज कर देता है। इसने यहाँ एक कॉनकेव मिरर यूज, कॉन्वेक्स मिरर यूज लिख दिया यहाँ पे ना। ये आपका कॉनकेव था बेटा, कॉनकेव ना, आईपीस ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ पे कॉनकेव यूज करता है। और जैसे ही यहाँ इसने ये लगाया तो रे बैंड होके यहाँ से टकरा के इधर भागती है, ये रे टकरा के यहाँ भागती है, और यहाँ अपना रखता है आईपीस ये ना, जो यहाँ से ऑब्जर्व करता है। ठीक है बेटा, ये आपका आईपीस है। तो ये था कैसग्रेन वाला, ये था न्यूटोनियन, लेकिन दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग है आपके, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ना। तो ये वाले आपको कोई भी एक बनाना है इसमें से ना, या तो आप ये बनाओ या बेटा आप इसमें ये बनाओ। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग वाले हैं ये ना। ओवर टू एडवांटेज भी लिखनी है आपकी इसमें ना, जो मैं बता चुका हूँ पहले ना। पिछले क्वेश्चन पे आओ वापस, क्वेश्चन में था कि ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है आपको। तो इसमें आपको एस्ट्रोनॉमिकल बनाने की मर्जी है, आप जो मैंने पीछे बनाया था वही बना देना आप इसमें। देखो ये वाला एस्ट्रोनॉमिकल वाला डायग्राम ना। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ। टू एडवांटेज लिमिटेशन बता चुका हूँ पहले ही, अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसग्रेन वाला बनाना, देखो जो मैंने बना रखा है अभी यहाँ पे ना, ये कैसग्रेन वाला ही है, ये आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। राइट इट्स टू इम्पोर्टेंट एडवांटेज, जो मैं बता चुका हूँ पहले आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 क्या बोल रहा है बेटा, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, स्मॉल m को, ठीक है। वाई शुड बोथ है फोकल लेंथ स्मॉल, ये भी हम बता चुके हैं पहले बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। थर्ड मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 2022 में क्वेश्चन आया था बेटा ये वाला, ठीक है। लिखा है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको डायग्राम बनाना है किसका, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। रिफ्रैक्टिंग वाले कौन से हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको पीछे, जिसमें आप लेंस यूज करते हैं रिफ्रैक्टिंग वाला, तो हम यहाँ पे इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से बनाना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, जो मैंने पीछे बना रखा है सबसे शुरुआत में, ये वाला बनाना है आपको ना, ठीक है। Hence obtain it expression for its magnification power। यहाँ पे हमें इसकी मैग्निफिकेशन पावर का डेरिवेशन करना है। देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको ड्राइव करना है ये क्वेश्चन, तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे आपको, फिर ड्राइव करना सिखाता हूँ। देखो आपको पता है कि इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है जितना ज्यादा से बड़ा हो सकता है वो होगा आपका ना, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है आपका इसमें लेंस यूज करना है आपको ना। रिफ्लेक्टिंग वाले में मिरर यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम डायग्राम किसका बनाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसमें डायग्राम बना लो फटाफट से। फिर ये ऑब्जेक्टिव हो गया बेटा हमारे पास, ये आपका हो गया बच्चे आई पीस। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, टेलीस्कोप है ये ना, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ कहीं इमेज बना लेते हैं इसकी। पहले एक रे सीधी खींच लेते हैं फ्रॉम द सेंटर होते हुए, यहाँ पे हम इसकी इमेज बना लेते हैं। एक रे यहाँ से आई, एक रे ये दूसरी आई, बोथ रे आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, इन्फिनिटी से आ रही है, ये डाइवर्ट करके इसको यहाँ मिला देगा। अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में है, तो जो ये है ये भी आपका एफ हो गया और ये भी आपका एफ ई हो गया, ठीक है। आई पीस की भी फोकल लेंथ और इसकी भी, जो यहाँ पे एल की वैल्यू हो गई, दिस विल बी एफ नॉट प्लस एफ ई। अब ये रे यहाँ टकराएगी बेटा इस पे, ये वाली रे यहाँ टकराई, दोनों रे जो है टकराने के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद ना, तो इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी, इंफिनिटी पे। तो ये बेटा हो गया केस किसका, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला ना। आपको इसमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्निफिकेशन है आपने पढ़ रखा है, मैग्निफिकेशन होता है बेटा बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा क्या होता है, वो एंगल जो इमेज बनाती है, जिसे हम 10 बीटा ले लेते हैं और 10 अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। इमेज कौन सा एंगल बना रही है बेटा हमारे पास, ये मान लो ए डैश बी डैश, ये इमेज बनी थी, ये एंगल बीटा है आपका ना, और अल्फा कौन सा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाता है। अब यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो 10 बीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से देखो, इन ट्रायंगल दिस ओ डैश ए डैश बी डैश में ना, इस वाले ट्रायंगल में 10 देखेंगे, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये बन गया बेटा मेरे पास ए डैश बी डैश बाई एफ ई डिवाइड बाई 10 अल्फा। इस ट्रायंगल से देखो ये अल्फा होगा तो बेटा ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं ओ ए डैश बी डैश, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, जो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ऑब्जर्व करो, 10 अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर तो सेम ही है, ए डैश बी डैश बाई बेस हो गया हमारा एफ आउट। लेकिन जो एफ ई है वो नेगेटिव में रहेगा लेंस के लिए आई पीस के ना, तो दिस विल बी माइनस, तो ये कट गया यहाँ से बेटा, तो ये आ गया माइनस का एफ नॉट बाई एफ ई। दैट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। बस इतना करना था आपको, 3 नंबर पक्के आपके, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ पावर दिस। आपके पास जो है पावर गिवन है, एक 100 डायोप्टर है और आईपीस की पावर गिवन है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव की पावर है, ये आईपीस की पावर है, कितनी है, 40 डायोप्टर है। फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी व्हेन द ट्यूब लेंथ, आपको एल गिवन है इस बार ना, कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपको ये बताना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, माइक्रोस्कोप है या फिर टेलीस्कोप है आपका, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको, पहले आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए, क्योंकि आप फोकल लेंथ के हिसाब से ही एडजस्ट करेंगे कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, तो माइक्रोस्कोप होगा या फिर टेलीस्कोप होगा। यदि मैं यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ निकालू, आपको पता है फोकल लेंथ क्या होता है, 1 अपॉन पावर होती है, तो ये हो गया 100 अपॉन में 100 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ बन गई बेटा 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगा, एफ ई हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन पी ई।
दैट इज हमारे पास ये 100 अपॉन में 40 है, ये बन गया बेटा 2.5 आ गया। तो आपको साफ दिख रहा है कि आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू आई ऑब्जेक्टिव के। तो आईपीस बड़ा किस में होता है? आईपीस बड़ा होता है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सो दिस विल बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये ना। फिर पूछा है कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि जब इन्फिनिटी में इमेज बनती है तो क्या होता है, वो मैंने सबसे पहले लिखा था L अपॉन एफ नोट डी अपॉन एफ ई। देखो सारी वैल्यूज आपको नोन है बेटा। L की वैल्यू गिवन है, इसने कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, ये रही। डिवाइड बाय एफ नोट भी पता है, हम निकाल चुके हैं, एफ नोट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इंटू डी हमारा 25 होता है और एफ की वैल्यू भी बेटा 2.5 सेंटीमीटर है। ये आप सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास मिल जाएगा माइनस का 200। दैट इज द मैग्निफिकेशन। तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं? ड्रॉ द इमेज डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पोजीशन। देखो नियर पॉइंट में आपको क्या बनाना है? नियर पॉइंट में आप इसमें वो नहीं बनाएंगे इन्फिनिटी वाला, आप बनाएंगे इसमें डिस्टिंक्ट विजन वाली। ठीक है, कि जब आपकी इमेज कहाँ बनती है? डिस्टिंक्ट विजन में ना। तो ये अलग से केस आया है, 2019 में क्वेश्चन आया। देखो इसमें दो तरह के डायग्राम बनते हैं आपको, एक तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बने, या बेटा इमेज कहाँ बने? डिस्टिंक्ट विजन पे बने, नियर पॉइंट पे बन रही है। ठीक है, तो आप इसमें क्या काम करिए, मैं सिखा देता हूँ। पीछे वाला हमने इन्फिनिटी पे बनाया था, अभी इसमें देख लेते हैं। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा सा बड़ा फोकस का होता है और आईपीस आपका छोटा होता है इस वाले केस में। ठीक है, ये आपने इमेज, ये डायग्राम, ये आपने खींचनी प्रिंसिपल एक्सिस आपका। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट तो आपका कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, तो सारी रेज वहां से पैरेलल आएगी। तो आपकी जो ये सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे आप, ये वाली ना, आपकी जो फाइनल इमेज है बेटा यहाँ बनती है इस वाले में ना। आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ड्रॉ करके। ये डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ कि जिससे आसानी रहे आप लोगों को ना, आपका डायग्राम गलत ना बने। ये इन्फिनिटी से रे आएगी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है बेटा, ये आपका आई पीस हो गया। ठीक है, ये टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल वाला ना, और हम चाहते हैं इमेज कहाँ बने? नियर एडजस्टमेंट पोजीशन पे। डी की वैल्यू जहाँ हमारे पास वी कितना बन जाए? माइनस ऑफ डी ना, ये वाली वैल्यू बने ना। तो ये रे भी डाइवर्ट होके कहाँ मिलेगी बेटा? ये यहाँ मिल जाएगी। तो आपकी ये इमेज बना दी ए डैश बी डैश। किसने बनाई? ये ऑब्जेक्टिव ने बना दी, जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे ना। ये काम करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का, तो दिस विल बी यू ई हो जाएगा हमारे पास आई पीस ना। ये रे यहाँ टकराएगी, ये यहाँ टकराएगी, दोनों को आपको इस तरीके से बैंड करना है कि दोनों रे यहीं इसी पॉइंट पे जाके मीट करे बेटा। ठीक है, तो यहाँ आपकी आईज रहती है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया डायग्राम इसका ना। ये आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना है, ये बन गया आपका ए डबल डैश और बी डबल डैश। दैट इज योर फाइनल इमेज ना, जो कितनी दूरी पर बन रही है? माइनस का डी पे बन रही है। ये इसका डायग्राम है बच्चे। ठीक है, आगे पूछा है एजेंट refracting telescope at an observatory has an objective length of focal length 15 मीटर and an eyepiece of focal length 1 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पता है कितनी है? 15 है, और आई पीस की पता है बेटा कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। ठीक है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। द डायमीटर ऑफ द मून इज दिस। हमें मून का डायमीटर गिवन है आपके पास ना। ठीक है, मान लो डायमीटर ऑफ मून गिवन है बेटा 3.48 इंटू 10⁶ मीटर है, और जो रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट है, रेडियस की वैल्यू गिवन है हमें 3.8 इंटू 10⁸ मीटर ना। देखो मैं समझा देता हूँ ये पूछ क्या रहा है बेसिकली ना। ये बोल रहा है कि जैसे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका ये ना, सबसे पहले जो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये वाला है ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बोल रहा है कि यदि ये मून को देखता है तो जो मून का डायमीटर है, मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो ये मून है आपका जो बहुत दूरी पर है, इसका जो पूरा डायमीटर है ये बेसिकली ये आपको गिवन है 3 पॉइंट देखना, ये डी हो गया आपका। और जो ये लूनार ऑर्बिट, लूनार का मतलब होता है रेडियस की, भाई कहाँ से, जहाँ से आप देख रहे हैं वहां से इतनी जो डिस्टेंस है ना, वो आपकी आर नोट है। तो यहाँ से ये एंगल बनेगा ऐसे ना। इसने इमेज कहीं बनाई, आपको पता है कि इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएगा? इमेज फोकस पे बनाएगा। तो ये तो फोकस पे बन गया आपका। और जो ये डी डैश है ना, जो इसका साइज है वो पूछ रहा है ये ना, कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द इमेज। तो डी डैश पूछ रहा है। अब देखो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, आप यहाँ पे एंगल वाला ही फॉर्मूला लगा दीजिए बस केवल ना, कि जो एंगल इतना बन रहा है ये मान लो अल्फा है, ये भी बेटा अल्फा हो गया, तो यहाँ पे आप tan अल्फा यूज कर दो। tan अल्फा जो है दोनों केसेस में बराबर होगा। यहाँ पे tan अल्फा क्या हो जाएगा? d अपॉन में r नोट, यहाँ हो गया बच्चे d डैश अपॉन में f नोट। तो हमें d डैश चाहिए था, तो d डैश क्या हो जाएगा? f नोट इंटू
डी अपॉन में आर नोट। एफ डैश की एफ नोट की वैल्यू आपको पता ही है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 15 है, इंटू एफ डी की वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा 3.48 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड में आ गया आर नोट 3.8 इंटू 10 की पावर 8। आप इसे पूरे को सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है डायमीटर मिल जाएगा कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कितनी चौड़ाई की बनेगी, वो कितनी बनेगी 3.74 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होगा। ये इसका आंसर है बच्चे, ठीक है। 2019 में आया था ये क्वेश्चन ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15th ना। ड्रॉ ए रे डायग्राम डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल। ये मैं पहले बता चुका हूँ बेटा, जब इन्फिनिटी में इमेज बनती है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। आगे क्वेश्चन में पूछा है यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 लेंसेज, आपके पास 3 लेंस गिवन है इस वाले क्वेश्चन में, और फिर पूछ रहा है कि which one two will you use as eyepiece and as an objective to construct an astronomical telescope, give reason। आपके पास देखो 3 लेंस पता है बेटा, L1, L2 और L3। L1 की पावर पता है 3, 6, 10 है, अलग अलग लेंस की पावर है और अलग अलग लेंस का जो है अपर्चर गिवन है आपको ना। तो आपको बताना है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और आईपीस बनाएंगे। आप जानते हैं देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात हो रही है ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेटा बहुत ज्यादा फोकस का होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस जिसकी होगी इसका मतलब उसे हम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज करेंगे ना। तो फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव की होती है वो आईपीस से ज्यादा होनी चाहिए ना। अब देखो जरा यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा 1/3, इसकी फोकल लेंथ 1/6, इसकी फोकल लेंथ 1/10 ना। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही फोकल लेंथ कम होगा। तो सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसकी होगी, सबसे कम पावर 3 की है, इसका सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसकी होगी, इस लेंस की होगी L1 की ना। इसलिए हम क्या काम करेंगे, L1 को यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्टिव की तरह ना। समझ में आ गया आप लोगों को। जो देखो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए ना, तो आप ऑब्जर्व करो देखो ऑब्जेक्टिव की जो पावर है वो सबसे कम है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है बेटा 1 पावर होती है आपकी ना। जितनी ज्यादा पावर होगी उतना फोकल लेंथ कम होगा, जितनी कम पावर होगी उतना फोकल लेंथ ज्यादा होगा। सबसे कम पावर किसकी है, L1 की है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस उसी का होगा। तो L1 को हम यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्टिव की तरह। अब बात आती है किस पे, आईपीस पे ना। आईपीस की आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है, कम होनी चाहिए ना। आईपीस की फोकल लेंथ कम किसकी होगी, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे L3 है हमारा, तो L3 हम यूज करेंगे बेटा किसकी तरह, आईपीस की तरह। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा L1 क्या हो जाएगा बेटा, L1 हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और L3 हो गया हमारा क्या, आईपीस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ ए स्कीमेटिक रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग। तो आप यहाँ पे न्यूटोनियन या कैसग्रेन बनाएंगे आप। देखो रिफ्लेक्टिंग है ना, तो मिरर वाला बनाना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी बना देंगे एक ना। राइट इट्स टू इंपॉर्टेंट एडवांटेज, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, ए जेंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप has an objective length of focal length 15 cm and if an eyepiece of focal length की। ये देखो सेम ही क्वेश्चन है बेटा, फोकल लेंथ हमें पता है 15 है, आईपीस की फोकल लेंथ भी हमें पता है 1 सेंटीमीटर, डिजिट भी सेम ही है। एंगुलर मैग्निफिकेशन बतानी है आपको। तो देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन का तो नॉर्मली फॉर्मूला निकाल लीजिए पहले ना, कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा F0/Fe। तो ये वाला केस नहीं था उसमें, बस पीछे वाले क्वेश्चन में नीचे वाला सेम है, देखो लूनार ऑर्बिट वाला ना, ये वाला पार्ट सेम है, बस ये एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकाल लो आप, कितनी बनेगी बता, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, तो 15 × 10 की पावर 2 हो गया सेंटीमीटर में, या नीचे 1 है, दिस विल बी 1500। तो इतनी मैग्निफिकेशन होगी इसकी। ये वाला देख बेटा सेम है जो मैंने पीछे करके दिखाया था आपको ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बहुत बार, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, which two of the following lens L1, L2 and L3 will you select as an objective and eyepiece for constructing the best possible telescope। यदि पहले बात करते हैं हम टेलीस्कोप के लिए ना, कि आपको जो लेंस नीचे गिवन है इसमें आपको टेलीस्कोप बनाना है, कौन से को आप लेंस ऑब्जेक्टिव लेंगे, कौन से को आप आईपीस के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो पहले टेलीस्कोप पढ़ लेते हैं। टेलीस्कोप में आपको बताया बेटा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आईपीस के ना। तो आप देखो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी, तो जिसकी पावर सबसे कम होगी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी ना। तो हम देखो सबसे पावर कम इसकी है ना, 3D लेंस L2 की है, इसका मतलब हम ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ले लेंगे यहाँ पे, L2। तो L2 की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी पावर क्या है बेटा, सबसे कम है, ध्यान रखना, ठीक है।
अब बात करते हैं आईपीस के लिए ना, टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं अभी। तो आईपीस में क्या होता है, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए आईपीस की ना। आईपीस की फोकल लेंथ बेटा कम किसकी होगी, जिसकी आपकी पावर सबसे ज्यादा होगी। आप देखो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 10 वाले की है ना, तो 10 का L3 को आप लिख लेंगे आईपीस के लिए ना। तो जो पहले का आंसर होगा कि टेलीस्कोप के लिए हम क्या लेंगे, L2 लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, और बेटा आईपीस लेंगे L3 को, ठीक है। यही सेम चीज आगे आ जाओ उसमें अब माइक्रोस्कोप के लिए ना। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में आप जब लेते हैं तो जो उसकी दोनों लेंसों की जो पावर है ना, वो छोटी ही पावर होती है, लेकिन हल्की सी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है वो थोड़ी सी स्मॉलर होती है आईपीस से ना। तो आईपीस की हल्की सी फोकल लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव के ना। अब चेक करो, आप देखो फटाफट इसमें ना, यहाँ पे आपके पास फिर डायमीटर की पावर गिवन है आपको 6, 3 और डी ना। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जब माइक्रोस्कोप बना रहे हैं तो जो L3 है, L3 ढंग से देखो कौन सा है, ये रहा ना, जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो इसकी पावर क्या, इसकी फोकल लेंथ सबसे कम हो जाएगी, तो इसे हम ले सकते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव के लिए ना। इसे हम ले लेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी ना। आईपीएस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अब बात आती है आईपीएस के लिए ना। अब देखो आईपीएस वाले में हमारे पास दो केस है, एक 6 वाला एक ये वाला ना। यहाँ इन दोनों केसेस में जो है 6D है एक 3D है ना। और 6 की पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कम है। 3 की पावर ज्यादा है लेकिन इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है ना। अब पंगा ये पड़ता है, देखो इसकी फोकल लेंथ एफ ये तो कम है, ये ज्यादा है ना, हमें ज्यादा वाला चाहिए तो हम L2 ले सकते हैं। लेकिन पंगा ये है कि यहाँ इसका अपर्चर ज्यादा है ना, तो इसलिए हमें अपर्चर का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हम आंसर क्या लेंगे इसका L1। तो यहाँ हमारा बेटा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो तो हमारे पास हो गया L3, और जो हमारा आईपीस होगा वो होगा बच्चे हमारे पास L1। तो ध्यान रखना ये चीज ना, आईपीस का जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो अपर्चर है वो भी आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल इमेज बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ना। आपको मतलब 25 सेंटीमीटर पे जब इमेज बनती है तो उसका आपको डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखो ये पहली बार आया क्वेश्चन, यहाँ पे जितने हमने क्वेश्चन किए हैं पीछे ऑलवेज क्या पूछ रहा था, वो केवल और केवल पूछा जा रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बस केवल, ठीक है, या फिर वो न्यूटोनियन वाला और कैसग्रेन वाला, ठीक है बेटा। अभी हम बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको पता है कंपाउंड में ये पहला लेंस है जो क्या होता है छोटा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे के ना। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले में इसमें छोटा लेंस होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये हो गया बेटा थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, दैट इज आईपीस, ठीक है बेटा। ये आपका आईपीस हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है बच्चे, ये आपके पास क्या है, आईपीस है। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपकी यू नोट हो गई। यहाँ से ये इमेज कहाँ बनाएगा, ध्यान रखना पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपका डायग्राम गंदा ना बने। इसमें जो फाइनल इमेज बनती है वो यहाँ कहीं बनती है, आप एक लाइन खींचिए स्ट्रेट सेंटर से होते हुए यहाँ से, कि जो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जानी चाहिए ना। अब यहाँ पे आप इमेज बनाओ इसकी, एक लाइन सेंटर से निकालो, एक लाइन यहाँ ऐसे मिलेगी, तो जो फाइनल इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई बेटा वो बना दी ए डैश बी डैश ना। ये कितने पे बनाएगा, वी नोट पे बना देगा। अब ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये काम करेगी बेटा आईपीस के लिए ऑब्जेक्टिव का, दैट इज यू ई बन जाएगा हमारा। ये ले यहाँ टकराएगी, ये यहाँ टकराएगी, दोनों को इस तरह डाइवर्ट करना है कि दोनों रे जो है बेटा कहाँ मीट करे, इसी पॉइंट पे जो हमने बनाया था फाइनली पॉइंट, ये वाला यहाँ मीट करनी चाहिए आपकी, ये ना रे यहाँ मिल गई, ये डाला परपेंडिकुलर इस लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ए डबल डैश बी डबल डैश, दैट इज योर फाइनल इमेज। देखो बेटा जैसे मैं फटाफट बना रहा हूँ ना, आपको भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ऐसे ही आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, आपका डायग्राम गलती नहीं होगा बिल्कुल भी। ये आपका बीटा होता है बेटा और ये आपका अल्फा होता है, इसके लिए आप अलग से डायग्राम बनाते हैं अल्फा के लिए, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, डिस्टिंक्ट विजन पे ना, ये आपका अल्फा होता है इसमें ना। तो ये डायग्राम बन गया बेटा आपके पास ना, ठीक है। ये वाला डायग्राम था, इसका आंसर है। आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है 19 का ही, क्या बोल रहा है ये, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। अब यहाँ पे देखो टोटल एम हमें गिवन है 20, ओके। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द आईपीस, आईपीस की मैग्निफिकेशन हमें गिवन है कितनी है, 5 है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो नेट मैग्निफिकेशन होती है बेटा वो होती है ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस। तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो m अपॉन एम ई, तो ये मेरे पास कितना आ गया 4। तो जो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन है वो 4 आ गई, और जो आई पीस की है वो कितनी है हमारे पास
5 गिवन है, इतना हो गया। आगे पढ़, द माइक्रोस्कोप इज फोकस ऑन द सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज ऑब्जर्व बाय इतने। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, हमें एल गिवन है बेटा, एल की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों लेंस के बीच की सेपरेशन दे रखी है, ठीक है। इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज दिस, जो हमें डी गिवन है, इस बार यहाँ 25 नहीं है, 20 सेंटीमीटर गिवन है डी की वैल्यू ना। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको एफ नोट और एफ ई कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो जरा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें आई पीस की भी और ऑब्जेक्टिव की, दोनों की मैग्निफिकेशन हमारे पास आ चुकी है ना। तो हम एक काम करते हैं, सीधा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं कि आप जानते हैं कि जो आई पीस की मैग्निफिकेशन है वो बेटा होती है 1 + d/f ना। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हम जो आपका आई पीस है उसे हम एज ए ट्रीट करते हैं, किसकी तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ना। जो उसकी मैग्निफिकेशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें एफ ई मिल जाएगा फोकल लेंथ ना। हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस गिवन है 5, 1 + d की वैल्यू हमें 20 गिवन है बेटा, यहाँ से एफ ई मिला हमें, तो एफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एफ ई मिल चुका है जो हमें निकालना था, ये तो सीधा सीधा निकल गया, ठीक है भाई। अभी जो एफ ओ है उसे थोड़ी दिक्कतें बनेगी निकालने में, यदि मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज कर दूँ। लेंस फॉर्मूला हम आई पीस के लिए लगा लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/VE - 1/UE = 1/f, ठीक है। अब आप इसमें लिखो सारी वैल्यूज ना जो भी गिवन है आपको। तो 1/U आपको निकालना है, 1/UE ले लेते हैं हम ना, दिस विल बी 1/VE माइनस के साथ आ जाएगा 1/f। अब देखो VE आपके पास पता है 20 है हमारे पास जो फाइनली मिल रही है, F हमें पता है बेटा किसकी, आई पीस के लिए ना, FE हमारे पास कितना है, 5 आ जाए, ये भी 5 ना। तो जब आप यहाँ से UE कैलकुलेट करेंगे तो बेटा UE आपके पास आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। आपके पास जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ आ गई है, या ऑब्जेक्ट की सेपरेशन आ गई है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आई पीस ना। तो अब यहाँ से आपको पता है कि जो L है, L क्या होता है, L होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की सेपरेशन ना। तो यहाँ पे आई जो ऑब्जेक्टिव है वो इमेज बनाता है वी नोट पे, और जो यूई है वो काम करती है किसके लिए, आई पीस का ना, कि जो सेपरेशन होती है। तो एल की वैल्यू भी मेरे को पता है, यहाँ पे एल की वैल्यू बेटा 14 है, वी नोट हम जानते ही है, हमें वी नोट नहीं पता, अभी वी नोट निकालना है हमें ना, ठीक है, प्लस यूई हमें पता है। देखो ये माइनस नहीं लेना क्योंकि दो लेंस के बीच की सेपरेशन है बेटा, ये यहाँ तक इतना था वी नोट और ये हमारा एफ, ये यूई है ना, तो ये माइनस नहीं, ये प्लस ही लेना है आपको ना, ऑलवेज ध्यान रखना। ये 4 आ गया, तो यहाँ से वी नोट हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर ना। कि जो फाइनली इमेज बनी है, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई है वो कहाँ बनाई है, 10 सेंटीमीटर पे। बस ये आ गया हमारे पास, और मैग्निफिकेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, ये ऑब्जेक्टिव की कितने आए थे हमारे पास, 4। यहाँ से आप यू नोट निकाल लो। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, V/U, तो यू नोट क्या हो जाएगा, V/MO। तो V की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, ये बेटा 4 है, ये -10 है, -10 पता है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन माइनस में होती है, ठीक है। यहाँ तो +10 ही है, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या होती है, -V0/U0 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस, तो ये बेटा आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो जो U0 भी हमारे पास आ गया -2.5 सेंटीमीटर, V0 भी मिल गया। अब इन दोनों से हम F0 निकाल सकते हैं आसानी से, 1/F = 1/V - 1/U, U0 V0 F0, ये पता है बेटा, ये पता है हमें, F0 निकल जाएगा। तो जो F0 हमारे पास आएगा फाइनली आप सोल्व करके देखना, दिस विल बी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो हमें F0 भी मिल गया और FE भी मिल गया ना। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आई पीस एज 10 सेंटीमीटर। आपको देखो दोनों यहाँ वैल्यूज गिवन है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर है, और आई पीस की गिवन है बेटा हमारे पास 10 सेंटीमीटर ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव की सेपरेशन गिवन है दैट इज -6 हो गया, क्योंकि इस तरफ है लेफ्ट में ना। एन आगे पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है m। तो भाई m का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, V0/U0 होता है, और 1 + d/FE, ये फॉर्मूला बेटा मैग्निफिकेशन का होता है हमारे पास ना। जो जो वेरिएबल आपके पास है वो पुट करो, वरना निकाल लो जो नहीं निकलेगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, आपको ट्यूब लेंथ भी बतानी है कि जो ट्यूब लेंथ क्या होती है, L होती है हमारे पास, ये होता है V0 + UE, ये दोनों कैलकुलेट भी करनी है। तो फटाफट से कर लेते हैं, देखो 1 मिनट का काम है, इतना बड़ा काम नहीं है इसका। तो आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है तो V0 और U0 चाहिएगा,
तो आप सिंपली पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दो 1/FO इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0। जो आपको गिवन है यहाँ डालो फटाक से। 1/ ये 4 हो गया हमारे पास, 1/ ये माइनस ये V0 हमें चाहिए, ये प्लस का बन गया बेटा 1/6। तो यहाँ से V0 निकल गया हमारे पास, V0 की वैल्यू आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ भी काम आएगा ये L में ना, ये तो हमें 12 मिल गया, यहाँ भी काम आएगा ये V0 ना। तो V0 मिल चुका है हमें, U0 ऑलरेडी है ही हमारे पास, D हमें पता है 25 सेंटीमीटर और F ही हमें पता है। तो सीधा पहले वाला तो आंसर हो गया बेटा V0 बाई U0 1 प्लस D बाई FE। इसे आप सारी वैल्यू डाल दो। V0 की वैल्यू 12 आई है बेटा अभी, U0 हमें पता है ये 6 है ऑलरेडी हमारे पास, 1 प्लस ये 25 सेंटीमीटर है और ये हमें गिवन है 10। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, तो कितना आ गया हमारे पास, तो मैग्निफिकेशन आ गई बेटा M आ गया 7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अब मैग्निफिकेशन मिल गई हमारे पास, लेंथ हमें निकालनी है बस। V0 हमारे पास आ चुका है, U ही चाहिए हमें ना बस केवल किसी तरीके से। तो V0 हमारे पास कितना आया था, 12 सेंटीमीटर आया था। यदि मैं आई पीस के लिए निकालूं, क्योंकि हमें ई चाहिए ना, यू ई चाहिए, तो वी ई हमारे पास कितना है 25 पे बन रही है इमेज, तो माइनस का 25 है। एफ ई हमें पता ही है कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप यू ई निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूले से। जो लेंस फॉर्मूले से यू ई आपका आएगा बेटा वो आना चाहिए 50/7। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बस यू ई मिल गया हमें, ये पता है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो प्लस का 50/7। तो जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, ये वैल्यू आएगी बेटा 19.14 नियर अबाउट ना। इसे आप चेक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, टू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर कंस्टिट्यूट ए टेलीस्कोप बनाना है। द टेलीस्कोप इज फोकस्ड टू ए नियर पॉइंट विच इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन produced by and length of the tube if the final image is formed at distance 25 सेंटीमीटर। आपको मैग्निफिकेशन बतानी है बेसिकली ना, तो m की वैल्यू चाहिए आपको ना, और आपको क्या चाहिए, बस यही चाहिए। आप निकाल लो। देखो आपके पास दो लेंस गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ है, एक 20 सेंटीमीटर है, एक आपके पास 1 सेंटी। यदि मैं ऑब्जेक्टिव के केस में बात करूं, पहले यदि मैं ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल लेता हूं, ऑब्जेक्टिव में क्या गिवन है आपको, u की वैल्यू गिवन है बेटा हमारे पास ना 1 मीटर गिवन है ना, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज माइनस का 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट ना, इसलिए माइनस हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो भी हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप एफ ई निकाल लेंगे, सॉरी एफ ओ तो पता है हमें, यहाँ वी नोट निकाल लेंगे ना। तो 1/f इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो यहाँ से आप जब वी नोट निकालेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करो, दोनों वैल्यू पुटअप करो, वी नोट की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास वी नोट मिल गया हमें 25 सेंटीमीटर आ गया। यदि मैं आई पीस के लिए बात करूंगा, तो आई पीस के लिए फिर आप फॉर्मूला यूज कर दो। हमें पता है आई पीस की मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ गिवन है बेटा 1 सेंटीमीटर, और हमें यू ई तो पता ही नहीं है कि कितने पे इमेज बनाएगा। वी हम जानते हैं कि फाइनल कहाँ बन रही है, 25 पे बन रही है ना। तो यहाँ से आप फिर से दोबारा से वी निकाल लो, फिर आप फॉर्मूला को यूज कर दो, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/VE माइनस 1/UE। देखो एफ ई पता है आपको, वी पता है, यू निकल जाएगा। तो यू आपका आना चाहिए बेटा, चेक करने के पर्पज से इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 25/26 है। लेकिन आपको ध्यान रखना पॉजिटिव में ही लेनी है यदि आप ट्यूब लेंथ निकालेंगे तो 25/26 ना, ठीक है, ये हमें पता है सेंटीमीटर में, बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे मैग्निफिकेशन पूछा गया था, तो बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, पीछे मैंने कई बार लिखवाया है, V0/U0 1 प्लस D बाई FE। देखो V0 भी आ गया, U0 आपको पता ही है, FE आ गया हमारे पास, सारी वैल्यू पुटअप कर दो। तो ये हो गया बेटा V0 25 पे बन रही थी फाइनल इमेज, U हमारे पास 100 था ही, 1 प्लस D आपके पास कितनी है 25, और ये आपका 1 है फोकल लेंथ। तो सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्निफिकेशन आएगी बेटा 6.5। एक उसमें ट्यूब लेंथ भी पूछी गई थी, लेंथ ऑफ द ट्यूब ना, दैट इज L होता है हमारे पास, L क्या हो जाएगा, वही V0 प्लस UE। V0 की वैल्यू हमें पता है 25 है, और UE हमने निकाला था 25/26, तो 25/26 इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेना, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स वर्किंग, ये मैं इसकी मैग्निफिकेशन भी निकालने सिखा चुका हूँ, ठीक है बेटा। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज 2 लेंस ऑफ पावर, एक की पावर गिवन है 10 डायोप्टर है, एक की पावर है बेटा हमारे पास 1 डायोप्टर। व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन पावर ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट।
तो आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है इसकी ना। तो आपको पता है मैग्निफिकेशन का तरीका क्या होता है, आप इजिली इसकी फोकल लेंथ निकालो, मैग्निफिकेशन आपको आ जाएगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में माइनस का एफ नोट बाई एफ ही होता है, सीधा एफ नोट निकालो, एफ भी निकालो। एफ नोट कैसे निकलेगा, देखो आपके पास दोनों गिवन है। यदि आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो दिस विल बी 1/10 हो गया आपका। आई पीस है कि ऑब्जेक्टिव है, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, तो बेटा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा बड़ा फोकल लेंथ होगा, इसका मतलब उसकी वो जो है पावर जो है उतनी ही कम होगी। इसका मतलब यहाँ जो पावर है वो 1 जो है फोकल लेंथ एफ नोट के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया हमारे पास, 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यदि मैं फोकल लेंथ तो बेटा आई पीस निकालूंगा 1/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर ना। दोनों वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है बेटा, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। जो मैग्निफिकेशन आ गई वो आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर, सॉरी मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती, 10 आ गया हमारे पास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बेटा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम द वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये आप कर देंगे इजीली। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इन इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट, समझ रहे हो ना, जब इमेज कहाँ बनती है इन्फिनिटी पे ना, इज 20। आपको मैग्निफिकेशन गिवन है बेटा 20 ना। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है बेसिकली यदि आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट में बन रही हो तो ये नॉर्मली एफ ओ बाई एफ ही होता है, ये हमें 20 गिवन है, ठीक है बेटा। इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 150 सेंटीमीटर, मतलब आपको ट्यूब लेंथ गिवन है 105। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर प्री बोर्ड में आता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम टाइम ये स्कूल में प्री बोर्ड में आता है क्वेश्चन। 105 हमें ट्यूब लेंथ गिवन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस, आपको एफ नोट और एफ ई बताना है। तो देखो एक तो हमारे पास गिवन है m इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई गिवन है, और m की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ से हमें एफ नोट का रिलेशन निकल गया, एफ नोट आ गया हमारे पास 20 टाइम्स एफ ई, ठीक है बेटा। अब यहाँ नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला पोजीशन है, तो जो हमारी ट्यूब लेंथ होती है वो होती है एफ नोट प्लस एफ ई इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो यहाँ से L की वैल्यू 105 है बेटा हमारे पास, एफ नोट की वैल्यू आ गई है 20 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये 21 हो गया। तो यहाँ से 21 एफ ई इज इक्वल टू 105, तो एफ ई की वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा 105 डिवाइड बाई 21, ये कटेगा कितना आएगा 5 जा आ गया शायद से। तो बेटा एफ ई हमारे पास 5 आ गया, तो एफ नोट आ गया हमारे पास कितना 20 गुना उसका, तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ गया। दोनों की निकल गई। एक फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना है 100 सेंटीमीटर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 5 मार्क क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ शोइंग इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बाय द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसका मतलब इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बनाना है आपको, डिस्टिंक्ट विजन का, ठीक है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन पावर व्हेन इट्स इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये हम बता चुके हैं पहले ही ना, कि जो इसकी मैग्निफिकेशन होती है वो कितनी होती है, m इज इक्वल टू माइनस का एफ नोट बाई एफ, ये मैंने ड्राइव भी किया था बेटा पीछे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 ना। ये बोल रहा है द सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 105। देखो यहाँ दोनों की फोकल लेंथ का सम गिवन है हमें ना, कि जो एफ नोट प्लस एफ ई है वो कितना है बेटा मेरे पास 105 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ द वन लेंस इज 20 टाइम्स देन द अदर। एक लेंस की फोकल लेंथ दूसरे की कितनी है 20 टाइम्स है, मतलब एफ नोट जो है वो क्या है 20 गुनी है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के ना। दैट ऑफ द अदर डिटरमाइन द फोकल लेंथ टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। मैग्निफिकेशन तो बेटा फिर वही कौन फॉर्मूला एफ नोट बाई एफ ही होता है, सीधा लगा दो यहाँ से, इसकी वैल्यू को यहाँ डालो ऊपर, एफ नोट एफ ही निकालो। देखो एफ नोट यहाँ जाएगा, ये 21 हो गया, 21 एफ ई इज इक्वल टू 105, ये सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो एफ ई बेटा 5 आ गया हमारे पास, ये 5 आते ही एफ नोट हमारे पास फिर से 100 बन गया, और यहाँ फॉर्मूले में डाल दो 100/5, ये 20 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो ऑब्टेन द रियल इमेज फॉर्म बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब कि इन्फिनिटी वाला इमेज डायग्राम बनाना है आपको, जो मैंने पीछे बता रखा है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर को डिफाइन करना है। सेकंड पार्ट में आ जाओ, यू आर गिवन 3 लेंसेज ऑफ, एक की बेटा पावर गिवन है हमें 0.5 डायोप्टर है, दूसरे की पावर गिवन है 4 डायोप्टर, तीसरे की बेटा गिवन है हमें 10 डायोप्टर ना। टू डिजाइन ए टेलीस्कोप ना, आपसे पूछा गया है विच लेंस शुड बी यूज एज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। देखो आप जानते हैं कि टेलीस्कोप में बेटा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आई पीस के ना। अब मैंने आपको बता रखा है कि फोकल लेंथ निकालने का तरीका होता है पावर का उल्टा ना, जिसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी कम फोकल लेंथ होगी।
जितनी कम पावर होगी उतनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी। आपको पता है कि कम पावर किसकी है, पहले वाले की है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फोकल लेंथ इसी की होगी ना, तो हम इसलिए इसे यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्टिव की तरह। तो 0.5 वाले को हम यूज करेंगे एज ए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और जिसकी ज्यादा फोकल लेंथ होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, किसकी होगी बेटा, जिसकी पावर ज्यादा होगी, तो हम जो 10 डायोप्टर वाला है इसे हम यूज करेंगे एज ए आई पीस की तरह। समझ गए। आगे पूछा है व्हाई इज द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रेफर टू बी लार्ज, कि हम बोल रहे हैं कि इसका अपर्चर ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेटा देखो अपर्चर ज्यादा होने से क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूरी पर है ना, टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, तो जब वहां से रेज आती है तो ऑलरेडी रेज कम आती है, और रेज कम आने से क्या होता है कि इंटेंसिटी हमें बहुत कम मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से बड़ा अपर्चर ले ऑब्जेक्टिव का, जिससे कम से कम कुछ तो इमेज, कुछ तो रेज आए हमारे पास। ज्यादा रेज आएगी तो जिससे क्या होगा, थोड़ा सा जो मैग्निफिकेशन है वो थोड़ी सी सफिशिएंट रेज हमारे पास आ जाएगी, गैदर करेंगे हम ना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कुछ तो इमेज बना के देगा आईपीस के लिए ना, तभी जाके हमें जो मैग्निफिकेशन है कुछ थोड़ी बहुत दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपर्चर को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं टू गेट द मैक्सिमम लाइट्स ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिफाइन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, राइट इट्स एक्सप्रेशन, ये आप लिख सकते हैं इजिली ना। आगे पूछा है स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू 100 मीटर हाई टावर। ये देखो बेटा सेम क्वेश्चन है पीछे वाला जो मैं कर चुका हूँ पहले से ना, ठीक है, इसे आप आंसर ऊपर देख चुके हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है 31 क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया था। लिखा है हाउ इज द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप डिफर फ्रॉम दैट ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो आपको बताया कि दोनों में डिफरेंस बताना है बस ना, तो पहले डिफरेंस तो आप ये लिख सकते हो, देखो यदि मैं यहाँ पे लिखूँ माइक्रोस्कोप, यहाँ लिखूँ मैं टेलीस्कोप ना, ऑब्जर्व कर लो, आपको पता तो होगा ही लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी। यदि माइक्रोस्कोप में देखा जाए कि जो पोजीशन होते हैं ना ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ होती है, f0 और 2f0 के बीच में होती है, मतलब दोनों के बीच में होती है, फोकस f0 और 2f के बीच में होता है, मतलब पास में रखा होता है ऑब्जेक्ट ना। लेकिन टेलीस्कोप में भाई इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो क्योंकि वो दूर से रे आती है आपके पास ना, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है डिफरेंस, कि जो इमेज बनती है ना माइक्रोस्कोप में, इमेज कहाँ बनती है, 2f0 के बियॉन्ड बनती है, ठीक है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ हो, यदि हमारी जो f0 है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो, तो ठीक है 2f0 से दूर बनेगी। लेकिन इसमें कहाँ बनती है, एग्जैक्टली फोकस प्लेस पे बनती है, फोकल प्लेन के ऊपर ना, कहाँ पे, फोकल प्लेन पे बनेगी, किसके, ऑब्जेक्टिव के ना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर गिवन 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्निफिकेशन 30 इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको क्या क्या गिवन है चीजें देख लो, आपके पास मैग्निफिकेशन गिवन है, कितनी है, 30 है, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, आपके पास क्या क्या गिवन है चीजें, और फोकल लेंथ भी गिवन है हमें बेटा, f0 पता है हमें, ऑब्जेक्टिव की कितनी है 1.25 सेंटीमीटर है, और आई पीस की भी बेटा पता है हमें 5 सेंटीमीटर। तो देखो आपको एक साफ साफ फॉर्मूला पता ही है यार, कि जो मैग्निफिकेशन होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो क्या होती है, माइनस का L अपॉन F0 इंटू डी अपॉन एफ होती है, कब, यदि आपका इन्फिनिटी पे इमेज बने तो ना। तो अब जो चीजें गिवन है यहाँ से निकाल लो, देखो m की वैल्यू बेटा पता है मेरे को 30 है, L की वैल्यू आई डोंट नो, f0 की वैल्यू 1.25 है, d वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, fe की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से l निकल सकता है इजीली। l की वैल्यू बेटा आएगी मेरे पास 7.50 सेंटीमीटर, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेना। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ना, इन ऑर्डर टू एन, ठीक है। आपको मैग्निफिकेशन भी निकालनी है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, और यू नोट की वैल्यू बतानी है, यू नोट की वैल्यू क्या होगी। यदि मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज करूँ तो आपको पता है कि वी नोट तो हमारे पास एल ही हो जाएगा, दोनों के बीच की सेपरेशन, ठीक है। ये हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर हो गया, एफ नोट हमें पता ही है बेटा कितना है 1.25 सेंटीमीटर, तो यू नोट आपको निकालना है, तो फिर आप लेंस फॉर्मूला यूज कर दो 1/v माइनस 1/u ना, तो जो आपका यहाँ से यू नोट आ जाएगा दिस विल बी 1.5 सेंटीमीटर। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गए हैं इसके ना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करें इसको ना, जिससे मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।